ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो वहाँ काफ़ी मदद मिलती है आप लोगों को यहाँ से। और इंटरव्यू में भी मदद मिलती है और एक सामान्य जानकारी भी आपको यहाँ से मिलती है। विश्लेषण करने की एक प्रवृत्ति भी आपके अंदर आती है। तो ये जरूर पढ़ा करिएगा। संविधान की मूल भावना की अनदेखी। अगर हम लोग संविधान की बात करते हैं तो हमारे देश के संविधान की बात कर रहा हूं। 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ आ चुका था ना, तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मना लेते हैं। और 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आ चुका था, तो 26 जनवरी को आप लोग क्या गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज नेताओं में संविधान को लेकर तू मैं चल रही है। वे बढ़ चढ़कर संविधान भक्त और रक्षक बन रहे हैं। हालांकि उनकी बातों पर ध्यान देने से लगता है कि संविधान अपना अपना राजनीतिक दबदबा बनाने के लिए एक सी गुफा भर है। संविधान की भावना या उससे अतिवादी रूप में जोड़ दी गई डॉक्टर अंबेडकर की भावना की भी चिंता शायद ही किसी को है। असल में बहुत कम लोगों ने मूल संविधान और संशोधनों के उपरांत संविधान की विसंगतियों पर ध्यान दिया है। और ना आप देखते हैं संविधान सभा में हुई चर्चा के साथ आज की चर्चाओं की तुलना करके देखा है। और ऐसा करने से पता चलेगा कि संविधान पर अपने अपने दावों में असल बातें खो गई हैं। अधिकांश लोग इस प्रसंग में अपने स्वार्थ साधने या फिर अपना मतवाद थोपने में लगे हैं और इससे विभिन्न दलों समुदायों के बीच कारण मनमुटाव बढ़ता है और इससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नाहक घसीटा जाता है। और संविधान का जनक कहते हैं ना, पिता कहते हैं आप लोग भीमराव अम्बेडकर साहब को। मूल संविधान में भारत को नाम दिया था लोकतांत्रिक गणराज्य, उसे 25 वर्ष बाद बदलकर समाजवादी सेकुलर लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया था। और इस तरह एक के बदले 3 उद्देश्य बना दिए गए, जबकि उस पंक्ति में तारीख पुरानी रहने दी गई। आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत आत्मप्रेरित करते हैं। मानो जो वसीयत केवल काक को सारी संपत्ति देती थी, उसी वसीयतकर्ता के मरने के बाद का खा गा को देने में बदलकर वसीयत की तारीख और वसीयतकर्ता का नाम वही रहने दिया जाए। ऐसे मामलों को दुनिया का हर न्यायाधीश स्पष्ट रूप से फ्रॉड कहेगा। इसके बावजूद आम लोग तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के कई वकील भी इस तथ्य से अनजान मिलते हैं। सेकुलर सोशलिस्ट शब्द मूल संविधान में नहीं थे। कारण यही कि उद्देशिका का चरित्र परिवर्तित करके भी उस पंक्ति की तारीख अपरिवर्तित रखी गई है। और भारतीय संविधान के साथ तिहरी विसंगति चल रही है। एक तो पहली ही पंक्ति में झूठा संदेश होना, दूसरे आम जन को भ्रमित करना और तीसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ अन्याय। यह अन्याय भी अनेक स्तरों पर है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि वह इसमें लिखी बहुतेरी बातों के विरुद्ध थे और जिसे उन्होंने किसी लिपिक हैक की तरह लिखा। दूसरे संविधान सभा की बहस में भी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने का प्रस्ताव आया था और जिस पर विचार करके उसे खारिज किया गया था। यानी जो 2 उद्देश्य 25 साल बाद जबरन जोड़े गए, उन्हें अंबेडकर समेत सभी बड़े नेताओं ने नामंजूर किया था। और इस प्रकार बाद में उन्हीं उद्देश्यों को अपनाना, संविधान निर्माताओं के नाम से विचारित करना दोहरा छल और उनकी स्मृति का अपमान है। यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान बनने और लागू होने के 3 वर्षों में ही डॉक्टर अंबेडकर ने उसे समाप्त करने योग्य कहा था। अंबेडकर ने संसद में 2 सितंबर 1953 और फिर 19 मार्च 1955 को फिर से अपनी एक बातें दोहराई। इन पहलुओं को देखते हुए उस धोखे का स्तर समझना चाहिए जो संविधान देश की जनता और अंबेडकर की स्मृति के साथ जाने अनजाने हो रहा है। संविधान का मूल चरित्र बदल दिया गया, कई पीढ़ियों को भ्रमित रखा गया और अंबेडकर के नाम का दुरुपयोग किया गया। चूंकि सभी दल इसमें शामिल हैं, इसलिए इन विसंगतियों पर चर्चा तक नहीं होती है। और उस दूषित वाक्य को सही करना तो दूर रहा, जो संविधान का पहला ही वाक्य होने के कारण घोर लज्जाजनक भी है। प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा कैसे चल रहा है। जब अनेक वकील भी उक्त तथ्यों से अनभिज्ञ मिले, तब सामान्य नेताओं को ऐसी तकनीकी एवं महीन जानकारी न होने का अनुमान सहज लगाया जा सकता है। और इस आत्म प्रवंचना का उत्तर उस विशिष्ट शब्द में है जो गत 5 दशकों से भारतीय राजनीति का ध्रुव तारा बना हुआ है। सेकुलर नाम की इस शब्द को एक उद्देश्य के रूप में संविधान में 1975 में थोपा गया था। और सेकुलर और सोशलिस्ट में न केवल सेकुलर की माला जपी जाती है, जबकि दूसरे उद्देश्य सोशलिस्ट का कोई खास नाम लेवा नहीं है। पहली पंक्ति में लिखे अन्य मूल निर्देशों को भी कोई याद नहीं करता है। जैसे उस पहली पंक्ति में ही सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता या फिर आप देखिए व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना भी लिखा है।
और जिसे कोई याद नहीं करता है। तब क्या कारण है कि मूल उद्देशिका के साथ 7-8 गंभीर निर्देशों को दरकिनार कर बहुत बार बाद में जोड़े गए केवल एक शब्द सेकुलर को ही सबने सबने पकड़ा हुआ है। हमारे नेता, मीडिया और बुद्धिजीवी जितना इसे घिसते हैं, उसका शतांश भी उसी उद्देशिका में दिए गए 7-8 मूल निर्देशों के लिए नहीं करते। छेपक की भांति जोड़े गए और अंबेडकर के नाम से झूठे प्रचारित किए गए सेकुलरवाद की आड़ में देश की मूल धर्म संस्कृति को पीछे धकेल कर एक विजातीय मतवादी दबदबा बढ़ाया जा रहा है। एक समुदाय विशेष के वोट के लोभ में सभी दल कमोबेश इस आत्मघाती कदाचार में शामिल हैं, केवल इसलिए कि संसद सत्र, मीडिया और बौद्धिकों में सर्वप्रमुख चिंता और नेताओं की घोषणाओं में मुख्यतः सेकुलरवाद की बात रहती है, क्योंकि यह एक समुदाय विशेष की वर्चस्ववादी राजनीति के निर्देश का कोड वर्ड है। यह वर्चस्ववादी अंबेडकर के समय में भी था और जिसे उन्होंने सटीक नाम भी दिया था, ग्राउमिन राजनीति। इसका अर्थ भी उन्होंने बताया था कि यह वंचित होने का ढोंग करके, शिकायतें करके अपना दबदबा बनाती हैं। वहीं राजनीति आज सेकुलरिज्म की आड़ में चौतरफा हावी है। अधिकांश नेता बुद्धिजीवी उससे ग्रस्त हैं, इसलिए सेकुलर के सेवा किसी संवैधानिक या नैतिक मूल्य की उन्हें चिंता करते नहीं देखा जाता। और इस प्रकार न केवल संविधान देश के जनगण और डॉक्टर अंबेडकर के नाम के साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि इस अन्याय को खत्म करने की आशा भी नहीं दिखती। सभी दलों के बीच संविधान मानो फुटबॉल की तरह खेलने और एक दूसरे को नीचा दिखाने के बहाने जैसी कोई चीज हो गई, लेकिन उसकी मूल भावना और संविधान निर्माताओं की अपेक्षाएं दोनों उपेक्षित हैं। लेखक राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक और वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है शंकर शरण। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दिया करिएगा। भोजशाला का भी सच सामने आया। आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में कहते हैं कि भोज कहाँ, धार में आप देखते हैं कि यहाँ आप देखते हैं कि कहते हैं सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। इसने मध्य प्रदेश स्थित धार शहर की ऐतिहासिक भोजशाला परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ को सौंप दी है। दावा है कि सर्वेक्षण में 94 टूटी हुई मूर्तियां सहित 1700 से अधिक चीजें ऐसी मिली हैं जो बताती हैं कि भोजशाला स्थित वाग्देवी यानी कि सरस्वती देवी के मंदिर को मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर उसके अवशेष से मस्जिद बनाई थी। और इस रिपोर्ट के न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद हिंदुओं को अब न्याय की प्रतीक्षा है। धार में परमार वंश के राजा भोज ने 1000 से 1055 तक शासन किया था और वह मां सरस्वती के अनन्य भक्त थे। वर्ष 1034 में उन्होंने एक महाविद्यालय की स्थापना की जिसे भोजशाला के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे ध्वस्त किया। फिर वह 1401 में दिलावर खान ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। भोजशाला को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और इसी के तहत हाईकोर्ट ने मार्च में आदेश जारी कर ASI को भोजशाला का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। और जिस तरह आप देखिए अयोध्या, काशी, मथुरा से हिंदू समाज का एक गहरा भावनात्मक रिश्ता है, उसी तरह भोजशाला से भी है। काशी विश्वनाथ मंदिर का विवाद तो सर्वविदित है। औरंगजेब ने उसे तोड़कर ज्ञानवापी परिसर बनाया और सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद 1991 में यह मामला कोर्ट में पहुंचा। फिर 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी स्थित सिंगार गौरी में पूजा की अनुमति मांगी और न्यायालय के काफी चक्कर लगाने के बाद अंततः 2023 में वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में पुरातात्विक सर्वे की अनुमति दी। सर्वे करने वाली ASI की टीम ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण, वास्तुशिल्प अवशेषों, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के बाद के आधार पर वहां मौजूद संरचना के निर्माण से पहले एक हिंदू मंदिर होने की पुष्टि करते हुए जनवरी में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी। ज्ञानवापी और आप देखते हैं कि भोजशाला की तरह ही मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिषद की ईदगाह मस्जिद के आप देखिए पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और उसके फैसले की प्रतीक्षा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आगरा स्थित शाही मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह दबे होने के दावे की जांच ASI विभाग से कराने की मांग वाली एक याचिका की सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने सर्वे के संबंध में ASI से जवाब मांगा है और इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होनी है। मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद भी उच्च न्यायालयों द्वारा मथुरा तथा भोजशाला मंदिर के बीच जांच ASI विभाग को देने के आदेश के बाद जहां एक तरफ यह विश्वास बढ़ा
कि हिंदू मंदिरों का सत्य अब सामने आएगा। वहीं दूसरी तरफ एक शंका यह भी है कि क्या अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर तोड़कर बनाए गए विवादित ढांचे को हटाने के लिए दशकों चले मुकदमे की तरह उपयुक्त मामले भी न्यायालय में लटक तो नहीं जाएंगे। और आप देखिए, सच्चाई सामने ना आए इसके लिए मुस्लिम पक्ष बार बार न्यायालय में जाकर सुनवाई को रोकवाने का प्रयास कर रहा है। उपासना स्थल अधिनियम 1991 ये काफी चर्चा में बना रहता है। इसका हवाला देकर मुस्लिम आक्रांताओं के हितों को नकारने का असफल प्रयास किया जा रहा है। यह एक सच्चाई है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण कर इस देश के अनेक पूजा स्थलों को तोड़ा, विश्वविद्यालयों को जलाया, महिलाओं बच्चों को समेत सभी पर भयंकर अत्याचार किया। गैर हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला भारत विभाजन के बाद वन्य पाकिस्तान बांग्लादेश में भी जारी रहा। इन देशों में हिंदुओं के पूजा स्थल अभी भी तोड़े जा रहे हैं। आक्रांता इस्लामी आक्रमणकारियों ने पूजा स्थल नहीं तोड़े, यह कहना सरासर झूठ है। वामपंथी इतिहासकार इरफान हबीब ने भी स्वीकार किया कि मथुरा काशी के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी। उन्होंने यह भी माना कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर गलत किया। राम भक्तों के धैर्य की सीमा तक समाप्त हो गई। तो 6 दिसंबर 1992 को उन्होंने अयोध्या में विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। अयोध्या में उस दिन वह आक्रोश इस्लामिक आक्रमण और न्यायपालिका के टाल मटोल के खिलाफ भड़का था। भविष्य में ऐसी कोई अनहोनी ना घटे, हिंदू मुस्लिमों में आपसी तनाव ना भड़के, इसका ध्यान रखना होगा। पुरातात्विक प्रमाण होने के बाद भी न्यायालय इन मामलों का जल्द निपटारा नहीं कर पा रहा है। इस्लाम भले ही बाहर से आयातित पंथ हो, लेकिन उसके अनुयायी इसी मिट्टी के लोग हैं। यह भी एक तथ्य है कि इस्लामिक आक्रमण, इस्लामिक आतंकवाद, इस्लाम के आधार पर हुए देश के बंटवारे के कारण इस्लाम हिंदुत्व के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हुई और प्रार्थना या फिर इबादत में अंतर मानकर पूजा स्थल से अतिक्रमण हटाकर इबादत या नमाज के लिए दूसरी जगह की मांग और उसकी व्यवस्था समस्या का एक सकारात्मक हल होगा। और जिस प्रकार अयोध्या का शांतिपूर्ण समाधान हुआ, आप देखेंगे कि उसी प्रकार आप देखेंगे कि काशी मथुरा भोजशाला का भी समाधान, और आप देखेंगे इस देश में सद्भाव का वातावरण निर्मित करेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या के मुस्लिम पक्ष की सहभागिता ने एक नए युग के आरंभ का संदेश दिया। हिंदू पक्ष को मुस्लिम पक्ष से जो अपेक्षा है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। लेखक आप देखिए बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य, इनका नाम है हरेंद्र बिटाव, इनके द्वारा ये लिखा गया है। देखिए, जो पूजा स्थल कानून की बात होती है ना, प्लेसेस ऑफ एक्ट की जो उपासना स्थल अधिनियम है 1991, देखिए इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 की तारीख तय की गई थी जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी। इसके पहले जो कुछ भी हुआ, चाहे वो मंदिर तोड़े गए हो, मस्जिदें तोड़ी गई हो, कोई भी धर्म स्थल तोड़ा गया हो, उन सबको भूल जाना पड़ेगा। 15 अगस्त को जहां मंदिर था वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद थी वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और इसलिए लाया गया था राम मंदिर के मामले को, इससे बाबरी जो मस्जिद है उसे अलग रखा गया था कि आगे और इस तरह की खाई ना बढ़े दो समुदाय के बीच, इस तरह के दंगे ना हो, इसलिए ये कानून लाया गया था। लेकिन इस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी है और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। पाप का कारण लोभ मीठे विष के समान होता है जो जीव को पतन की राह पर धकेलता है। जैसे शरीर में थोड़ी सी भी प्रकृति उसकी आभा पर आघात करती है, उसी प्रकार थोड़ा सा भी लोभ व्यक्ति के पद, यश, कीर्ति को विनष्ट कर देता है। लोभ का दानव जब जीव पर प्रहार करता है तब उसका ज्ञान, ध्यान, विज्ञान सब चकनाचूर। कहते हैं ना कि लोभ का दानव जब जीव पर प्रहार करता है तो उसका ज्ञान, ध्यान, विज्ञान सब चकनाचूर हो जाता है। लोभ का पुत्र है पाप। लोभी व्यक्ति निर्लज्ज होकर सारी मानवीय संवेदनाओं और धर्मशास्त्र की मर्यादाओं को तार तार कर देता है। श्री रामचरितमानस में उल्लेख है कि गुण सागर नागर नर जो अलभ जो लोभ फल कही न को, यानी जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं करता। और महापुरुषों के सत्संगों और धर्मशास्त्र के उपदेशों से दूरी बनाने से ही व्यक्ति के अंदर तृष्णा और लोभ जैसे दानव समुत्पन्न होते हैं। और स्वधर्म का परित्याग एवं कर्तव्य बोध के प्रति उपेक्षित होने से ही आज मानव लोक की दलदल में फंसकर अपने लोक परलोक को विनष्ट कर रहा है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ के बिना ही लोक में मान, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, वह श्री रामचरितमानस में वर्णित राजा प्रताप भानु के समान होता है। महाराज धृतराज के अंतर्मन में
राज्य सत्ता का लोभ ही पर्याप्त था, जिसके कारण महाभारत जैसा महाभयानक युद्ध हुआ। वर्तमान परिदृश्य में भी सर्वत्र ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं और जिनके अंदर लोभ का महादानव बैठकर समाज में लोगों का शोषण और संहार कर रहा है। और अब मनुष्य के विचार के अनुसार ही उसका चरित्र बनता है। श्रेष्ठ विचार व्यक्ति को समुत्थान तथा निकृष्ट विचार उसे पतन की ओर ले जाते हैं। यदि हमारे विचार पवित्र होगा तो लोभ रूपी दानव हमारे सत्कर्म रूपी जीवन को निगल नहीं सकेगा। धर्म शास्त्र की चिंतन मंथन और सत्संग से ही विचारों में पवित्रता और मन में निर्मलता आती है। देखिए, एक और बात बता दूं, आज के समय में जिस तरह से आप देखते हैं लोग सोच कुछ नहीं रहे हैं और आप देखिए स्वार्थी बनते जा रहे हैं। इसका भयानक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा और अभी भी मिल रहा है। बाकी राजनीति की बातें होती हैं तो ज्यादा हम लोग उस पर बातें नहीं करेंगे। हमारे देश में राजनीति बड़ी होती रहती है। ये बसों का नियमन तो जीवन यापन के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले श्रमिकों की सर्वाधिक संख्या बिहार से है, लेकिन आवागमन परिवहन के सर्वाधिक कठिनाई उन्हें ही झेलनी पड़ती है। रेल की सुविधा तो है लेकिन वह बहुत ही सीमित है। रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले ये श्रमजीवी स्लीपर या फिर एसी क्लास में यात्रा का कोच उठाने में सक्षम नहीं है। ट्रेन में अनारक्षित श्रेणी के कोच बहुत कम लगते हैं, लिहाजा निजी बसों का सहारा लेकर श्रमिकों की मजबूरी हो जाती है। निजी बस संचालक की मनमानी सुरक्षा मानकों का पूरी तरह अनुपालन किए बगैर अंधाधुंध कमाई के लिए सवारियों को टूरिस्ट परमिट की बसों से ले जाया जाता है। पर्याप्त दुर्घटना की खबरें आती हैं। बिहार से दिल्ली के बीच चलने वाली बसों के बीते दिनों यूपी के अमेठी उन्नाव में एक्सप्रेस वे पर हुई दुर्घटना जिसमें बिहार के कई श्रमिक हताहत हुए। यह बताने के लिए काफी है कि राज्य के श्रमिक किस प्रकार अपना जीवन दांव पर लगाकर यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि वह उन राज्यों खासकर पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जहां बिहार के अधिसंख्य श्रमिक जाते हैं वहां जाने के लिए सुरक्षित एवं सुगम परिवहन व्यवस्था पर ध्यान दें। इस जिम्मेदारी को समझते हुए राज्य सरकार ने अधिकारियों को उन राज्यों शहरों का सर्वे करने का आदेश दिया जहां बिहार से अधिक संख्या में लोगों का आवागमन होता है। अधिकारियों को यह सर्वे यथाशीघ्र पूरा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देनी चाहिए ताकि इस विषय पर निर्णय लेकर शासन बसों का परिचालन शुरू कर सकें। अरे कम से कम इतना तो कर सकते हैं। अब बिहार में ही अगर रोजगार उपलब्ध करा रहे होते तो दूसरे राज्यों में इतने लोगों को परेशान ना होना पड़ता। कोरोना महामारी में भी आपने देखा होगा स्वयं तलाशें मुस्कुराते रहने का कारण। और मैं तो कहता हूँ हमेशा खुश रहिए, हर हाल में खुश रहिए। जीवन एक संघर्ष की तरह जिए, जो होगा होगा। अपना 100% दीजिए, अपना जो भी काम करें। महान हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन का मानना था कि हंसी के बगैर गुजारे गए दिन का मतलब उस दिन की बर्बादी है। हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसी को ध्यान में रखते हुए जापान में एक अनूठी पहल शुरू की गई। जापान के यामागाटा प्रांत में हंसने के लिए कानून बनाया गया। इस कानून के अनुसार वहां लोगों को दिन में कम से कम एक बार खिलखिलाकर हंसना अनिवार्य है। सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि दफ्तरों में भी इसे लागू करने की बात कही जा रही है। इतना नहीं, हर महीने की 8 तारीख को लाफ्टर डे के रूप में मनाया जाएगा। दरअसल जापान की एक यूनिवर्सिटी में विज्ञानियों द्वारा किए गए शोध के मुताबिक रोजाना हंसने से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और लंबा जीवन जीने में मदद मिलती है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में लंबा समय घरों में गुजारने के कारण ज्यादातर जापानी मुस्कुराना भूल गए थे। मुस्कुराहट वापस पाने के लिए वे स्माइल कोच की मदद ले रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वहां स्माइल करवाने के लिए बाकायदा कोचिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। हम लोग कॉमेडी कहते हैं ना, देखने के लिए कॉमेडी देख रहे हैं, हंसने के लिए तो देखते हैं। बताइए, हमारे पास हंसने की भी वजह नहीं बची है। वस्तुतः हंसी तनाव से राहत पाने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम हंसना शुरू कर देते हैं तो यह न केवल मानसिक रूप से हमारा बोझ हल्का करता है बल्कि यह वास्तव में हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन भी लाता है। जिंदगी में कितने भी गम क्यों ना हो, मुस्कुराकर हर गम को कम किया जा सकता है। वैसे भी वर्तमान परिवेश में नीरसता, थकान और तनाव भागदौड़ भरे जीवन का हिस्सा बन गए। क्रोध के नकारात्मक प्रभाव के जीवन से दूर करने के लिए हास्य योग का विशेष महत्व है। हंसने हंसाने से मानसिक तनाव दूर होता है, साथ ही शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होती है। इस भागदौड़ भरी तेज रफ्तार दुनिया में लोगों को आराम करने और अच्छी तरह से हंसने का समय नहीं मिलता, जबकि हंसी सबसे अच्छी दवा है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग एक दूसरे की खुशी में खुश रहना भूल गए हैं। और उसका घर मेरे घर से अच्छा क्यों है, उसकी कार मेरी कार से बड़ी क्यों है, उसके बेटे के नंबर बेटे से ज़्यादा क्यों है, मुझे नौकरी में तरक्की कब मिलेगी, और ना जाने किन किन बातों को लेकर तनाव को जीवन का हिस्सा बना लिया है। आज टीवी से लेकर इंटरनेट मीडिया और पत्रिकाओं से लेकर युग तक लोग तनाव को दूर करने का रास्ता तलाश रहे हैं।
बहुत अच्छा वेतन होने के बावजूद लोग सामाजिक जीवन से कटते जा रहे हैं, अवसाद की स्थिति में पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में हंसने का कोई भी बहाना मिले तो उसे भूना लीजिए। सही बात है। आजकल आप देखिए, जिसकी शक्ल देखिए डिमोटिवेट निगेटिव से भरा हुआ मिलता है। अरे यार, खुश रहिए हर हाल में। ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर लिया करिएगा, ठीक है। ये लंबित मामले घटाने में मिल सकती है मदद। चलिए, ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। इस तरह के आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है। तो झूठी गवाही एक ऐसा अपराध है जो मूल और प्रक्रियात्मक कानून के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है और जिससे न्यायिक प्रशासन प्रणाली के लिए चुनौती खड़ी हो जाती है। झूठी गवाही शब्द को हाल ही में 1 जुलाई से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किशोर भाई कंडू भाई पेठानी बनाम गुजरात राज्य के मामले में पैरा 9 में झूठी गवाही के अर्थ को संक्षेप में स्पष्ट किया, जो इस प्रकार है कि झूठी गवाही न्याय में बाधा डालती है। जानबूझकर झूठा बयान देना और जो मामले के लिए महत्वपूर्ण होता है, वह आप देखते हैं कि वह भी शपथ लेकर अपराध के बराबर है। इसलिए झूठी गवाही को हमेशा न्यायिक प्रणाली के लिए चिंता का विषय माना जाना चाहिए। यह प्रणाली की जड़ पर भी प्रहार करता है, क्योंकि यह न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की सटीकता को बाधित करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति झूठी गवाही देने का दोषी पाया जाता है तो उसके साथ गंभीरता से निपटा जाना चाहिए। यह अदालत के कामकाज के साथ साथ आम जनता के हित में भी है। और कानून की अवहेलना करने और भरी अदालत में झूठ बोलने से ना हिचकिचाने का मुख्य कारण यह है कि पकड़े जाने पर भी उन्हें इसके लिए कोई डर नहीं होता है। नकली दस्तावेज गढ़कर या फिर अदालत में झूठ बोलकर भी किसी तरह के दंड, जुर्माने या दोनों से बचना आसान है। झूठी गवाही यही यदि एकमात्र कारण नहीं है तो भी अदालती फैसलों में अन्याय, देरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, बढ़ते अपराधों का यह एक प्रमुख कारण है। शपथ आयुक्तों, नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित और या फिर नोटरीकृत होने के बाद भी न्यायालयों और अन्य जगहों पर हलफनामे और दस्तावेज दाखिल करना भारत में सभी व्यवहारिक तरीकों से महज औपचारिकता बन गया है, और जिसके परिणाम स्वरूप निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक भारतीय न्यायालयों में बड़ी संख्या में मुकदमे जमा हो रहे हैं। शपथ आयुक्त, नोटरी पब्लिक आमतौर पर उस व्यक्ति को देखे बिना ही हस्ताक्षरित दस्तावेजों को सत्यापित कर देते हैं जिसके हस्ताक्षरित दस्तावेजों को वे सत्यापित करते हैं। बस इसके लिए भी आधिकारिक तौर पर निर्धारित शुल्क से कहीं ज्यादा शुल्क वसूलते हैं। और आप देखेंगे कि सभी संबंधित पक्षों की जवाबदेही राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर को एक बार 2 शपथ आयुक्तों के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश देना पड़ा था, और क्योंकि उन्होंने आवेदक के देश से बाहर होने पर भी हलफनामा सत्यापित किया था, और ऐसा अवैध अभ्यास काफी आम है। जब आम तौर पर शपथ आयुक्त, नोटरी पब्लिक उस व्यक्ति या फिर हस्ताक्षर को सत्यापित किए बिना दस्तावेजों को सत्यापित करने की औपचारिकता पूरी कर लेते हैं जिनके हस्ताक्षर सत्यापित किए जाने होते हैं। समय आ गया है कि भारत में एक ऐसा सख्त लेकिन सरल कानून बनाया जाए जो भारतीय न्याय व्यवस्था में झूठी गवाही की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटे और न्यायालय तथा अन्य स्थानों पर झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कठोरतम दंड का प्रावधान करे। और आप देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिटिश शासकों द्वारा बनाए गए 3 पुराने अधिनियमों को बदलने के लिए एक स्वागत योग्य प्रशंसनीय कदम उठाया। भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को पुराने भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर एकदम नए और सरल प्रारूप में कानून बनाया गया। सत्ययुग संहिता या फिर कोई अन्य नाम के से एक बिल्कुल नया अधिनियम बनाया जा सकता है जो झूठी गवाही के खतरे को समाप्त करे और जिसमें कारावास और जुर्माने दोनों का प्रावधान झूठी गवाही के कारण होने वाले नुकसान की गंभीरता पर निर्भर हो, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। लेकिन साथ ही उन अधिवक्ताओं पर भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए जिनके माध्यम से ऐसे सत्यापित दस्तावेज न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाते हैं। और यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि अधिकांश बार प्रभावित वादी कभी कभी आप देखते हैं कि अशिक्षित अपने वकीलों के निर्देश अनुसार किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते हैं बिना यह जाने कि उनके ऐसा करने से क्या परिणाम होंगे।
और नोटरी पब्लिक के लिए व्यवस्था, तो सख्त कानून से इसमें लगाम लग सकती है, क्योंकि अधिवक्ताओं को यह अच्छी तरह पता होता है कि वे अपने वादियों के लिए जो मुकदमे लड़ रहे हैं वे सही हैं या गलत। ऐसी व्यवस्था से न्यायालयों में होने वाले मुकदमों की संख्या में भी कमी आएगी, क्योंकि वकील ऐसे मामलों को लेने में संकोच करेंगे और जिनके बारे में वे जानते हैं कि ये झूठे हैं। शपथ आयुक्त तो नोटरी पब्लिक के लिए इस अधिक सत्यापन शुल्क को नियमित रूप से सभी मीडिया माध्यमों से प्रचारित किया जाना चाहिए और जिसमें इन सभी सत्यापन अधिकारियों को चेतावनी दी जानी चाहिए। वे अपने समक्ष उन व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही दस्तावेजों को सत्यापित कर जिनके हस्ताक्षर वे सत्यापित कर रहे हैं। साथ ही सत्यापित दस्तावेजों के लिए अनिवार्य रूप से रजिस्टर बनाए, रजिस्टर के अनुसार पंजीकरण संख्या के बिना सत्यापित दस्तावेजों को न्यायालयों और संबंधित अधिकारियों या फिर जहां उन्हें प्रस्तुत किया जाना चाहिए स्वीकार न किया जाए। भय मनोविज्ञान पैदा करने वाले शपथ आयुक्तों नोटरी पब्लिक के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जा सकता है। और आप देखते हैं ताकि उचित सत्यापन के बिना दस्तावेजों को सत्यापित करने की वर्तमान सामान्य प्रथा समाप्त हो सके, चूंकि आम लोग शपथ आयुक्त और नोटरी पब्लिक के बीच अंतर नहीं जानते हैं, इसलिए शपथ आयुक्त और नोटरी पब्लिक को मिलाकर ऐसे सत्यापन प्राधिकारी के लिए एक नया हिंदी नाम साक्षी दिया जा सकता है। हालांकि सत्यापन शुल्क की वार्षिक समीक्षा इस तरह की जा सकती है कि सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित की जा सके। शपथ आयुक्तों नोटरी पब्लिक की संख्या में काफी वृद्धि की जा सकती है, ताकि एक तो वे देश के हर हिस्से में आसानी से उपलब्ध हों और साथ ही शपथ आयुक्तों नोटरी पब्लिक के बीच निर्धारित शुल्क पर उचित रूप से सत्यापन करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो सके। और आप देखते हैं कि झूठी गवाही पर एक सख्त और कठोर कानून केवल 3 नए कानूनों अर्थात भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता की सरलीकरण के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। साथ ही निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी स्तरों पर पहले से पंजीकृत और नए दायर किए जाने वाले अदालती मामलों की संख्या में भारी कमी लग सकता है। फिर सभी मौजूदा वादियों व अन्य संबंधित लोगों को झूठी गवाही पर सुझाए गए नए अधिनियम के अनुसार नए सत्यापित शपथ पत्र दाखिल करने के लिए एक समय सीमा प्रदान की जा सकती है, जिससे बड़ी संख्या में अदालती मामलों को वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन नए हलफनामे में दाखिल करने के लिए की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद झूठी गवाही में नए सुझाए गए कानून के माध्यम से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और जिसमें कैद और जुर्माना दोनों के प्रावधान हो सकते हैं, जो न केवल आप देखिए झूठे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी न्यूनतम 6 महीने का कारावास हो सकता है और जिनके हस्ताक्षर अंगूठे के निशान सत्यापित किए गए हों। यदि भारत में ऐसी समेकित प्रणाली अपनाई जाती है तो यह वकीलों के लिए भी लाभकारी हो सकती है, क्योंकि इससे एक ऐसी प्रणाली विकसित हो सकती है जिससे के तहत जीतने वाले वकील सफलता शुल्क ले सकते हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण का मामला, तो तलाकशुदा महिलाओं का भरण पोषण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे समाज और कानून दोनों ही दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। तलाकशुदा महिलाओं का जीवन समाज में कई चुनौतियों से भरा होता है। तलाक के बाद महिला को न केवल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है बल्कि मानसिक और सामाजिक समर्थन की भी आवश्यकता होती है। कुछ दिनों पहले मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य 2024 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक तलाकशुदा आप देखिए तलाकशुदा मुस्लिम महिला पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वस्तुतः मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था जिन्हें उनके पतियों ने तलाक दे दिया या फिर जिन्होंने अपने पतियों से तलाक ले लिया। यह इन अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करता है। यह अधिनियम मोहम्मद अहमद खान बनाम साहिबानो बेगम 1985 के मामले का जवाब था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 तक एक पंथ निरपेक्ष प्रावधान है जो सभी पर लागू होता है। अगर हम प्रावधानों की बात करें तो एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से उचित एवं न्यायसंगत भरण पोषण पाने की हकदार है और जिसका भुगतान एक तय अवधि है और भीतर किया जाना चाहिए। तलाकशुदा महिलाओं का भरण पोषण एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है जिसे समाज और कानून दोनों ही स्तरों पर समझने और समाधान करने की आवश्यकता है। कानूनी सहायता तलाकशुदा महिलाओं को कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और न्याय प्राप्त कर सकें। सामाजिक समर्थन समाज में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि उनकी अधिक से अधिक मदद की जा सके। चलिए, इस तरह के आर्टिकल होना चाहिए। आप देखिए एडिटोरियल होना चाहिए। ये आपकी एग्जाम की डिमांड के हिसाब
के लेवल के रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इस समग्र मूल्यांकन से बनेगी बात। देखिए, जो काम की खबरें रहती हैं, जो काम के आर्टिकल एडिटोरियल रहते हैं, उन्हीं पर हम लोग बात करते हैं। ये बात जान लीजिए आप लोग। और भी आपको पढ़ना है अच्छे से, कोई आपको लगता है ये काम का है आपके लिए, तो इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाती है, वहां से जाकर पढ़ लिया करिएगा। तो शिक्षा नीति किसी भी राष्ट्र की नींव होती है। उसमें वहाँ के नागरिकों की आशा आकांक्षाओं के साथ साथ वर्तमान भविष्य की योजनाओं का रोडमैप भी निर्मित किया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की भौगोलिक और ढांचागत स्थितियां भिन्न हैं। इसलिए नीति के क्रियान्वयन से संबंधित कुछ मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC को विश्वविद्यालयों को नए हेतु लचीलापन रखना चाहिए। क्रियान्वयन के संबंध में नीति में यह स्पष्ट है कि किसी भी नीति की प्रभावशीलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है और इसके लिए यह विचारणीय है कि देश के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में इसके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है। दिल्ली विश्वविद्यालय देश का बड़ा संस्थान है जहां लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसलिए आवश्यक है कि यहाँ इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के तरीकों और योजनाओं पर व्यापक चर्चा हो। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का मॉडल बने। क्या बने? मॉडल बने। और दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्ष 2022 से स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शुरू हुए हैं। ऑनर्स पाठ्यक्रम में मूल विषयों के साथ मूल्यांकन, संवर्धन, मूल्य संवर्धन, योग्यता प्रदायी और आप देखिए कौशल संवर्धन आदि से संबंधित विषय भी दिए गए हैं। ऑनर्स के पाठ्यक्रमों में क्रेडिट की संख्या घटाई गई है। विज्ञान विषयों में ऑनर्स पाठ्यक्रमों में प्रत्येक पेपर में 4 लेक्चर कक्षाएं को घटाकर 3 कर दिया गया है। सप्ताहवार होने वाली प्रायोगिक कक्षाओं की संख्या भी घटाई गई। अब वो है सप्ताह में एक ही दिन 2 घंटे प्रति पेपर रह गई है। व्यवहारिक दृष्टि से विचार करें तो विज्ञान विषयों में प्रायोगिक कक्षाओं का विशेष महत्व होता है, जहां विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके सीखता है। 2 घंटे की सीमित अवधि में उसे ठीक प्रकार से सीखने में कठिनाई आ रही है। मानविकी विषयों में भी प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रति सप्ताह 5 लेक्चर कक्षाएं होती थी, उन्हें घटाकर 3 कर दिया गया। ऑनर्स पाठ्यक्रम की कक्षा में किसी प्रश्न पत्र को सप्ताह में 3 घंटे में पढ़ना व्यवहारिक नहीं है। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि ऑनर्स के पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के लिए विषय विशेष में गंभीर अध्ययन आवश्यक है जिससे वह उस विषय में निपुण हो सके। ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, योग्यता संवर्धक पाठ्यक्रम और मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम आदि अतिरिक्त विषय भी विविध विकल्पों के साथ दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इन विषयों का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता विकसित करता है और इसलिए इन विषयों की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए इन्हें लागू करते समय व्यवहारिक पक्षों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। नीति में विभिन्न विषयों में अनेक विकल्प दिए गए हैं, लेकिन व्यवहारिकता में विभिन्न महाविद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण कुछ सीमित विकल्प ही दे पा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संकल्पना के मूल में भारतीय चिंतन मानवता के कल्याण का कामना हेतु व्यक्ति निर्माण का संकल्प है। उसमें अतीत की विश्लेषण, वर्तमान की आवश्यकताओं तथा भविष्य की आकांक्षाओं निहित हैं। यह नीति देश को मैकाले की भारतीयता विरोधी स्वार्थपूर्ण सोच वाला शिक्षा व्यवस्था से बाहर निकालने वाला भी है और इसमें भारतीय चिंतन, भारतीय मूल बोध की संकल्पना को भी समाहित किया गया है। इसमें बिग डाटा, मशीन लर्निंग, AI, जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण और घटते संसाधनों के कारण ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक सोच वाली पीढ़ी के निर्माण का विजन भी है। इस नीति में विद्यार्थियों के जीवन के सभी पक्षों क्षमताओं के संतुलित विकास हेतु पाठ्यक्रम में गणित व विज्ञान आदि के अतिरिक्त परंपरागत शिक्षा, कला, शिल्प, खेल और फिटनेस, भाषा, साहित्य, संस्कृति और मूल्यों का समावेश भी है। मातृभाषा में शिक्षा की संकल्पना से भारतीय भाषाओं के विकास का अनूठा संकल्प है, इस नीति को विशेष बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी अपने प्रथम चरण में है। अभी से इसे पास या फेल कहना और नकारात्मक टिप्पणी करना सर्वथा अनुचित होगा। अब यह संस्थानों और शिक्षकों प्रशासन का दायित्व है कि वह इसे समुचित रूप में क्रियान्वित करे। इसके क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो और जहां सुधारों की आवश्यकता है वहां सुधार किए जाएं और जिससे यह विकसित भारत के संकल्प में मील का पत्थर सिद्ध हो सके। UGC के बारे में भी याद रखा करिएगा। UGC से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। संस्थाओं के बारे में तो एक सामान्य जानकारी आपको रखना चाहिए। भारत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी ये तो आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता पाओगे? कब हुई थी? 1956 में? कब बताइए? 28 दिसंबर 1956 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपके दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। एक आर्टिकल जनसत्ता का भी बड़ा अच्छा लिखा जाता है और ये भी आपके एग्जाम के डिमांड के लेवल का ही रहता है।
तकनीकी भंवर में उलझा बाल मन। और ये तो आप लोग आजकल देख ही रहे होंगे अपने आसपास भी। बाल मन तकनीक के जाल में बुरी तरह उलझ गया है। खेल, सूचनाएं, अध्ययन से जुड़ी सामग्री, स्कूली गतिविधियों की जानकारी और मित्रता, तो सब कुछ बच्चे तकनीकी संसाधनों के माध्यम से ले रहे हैं। और तकनीक के सीमित क्षेत्र में मासूम मन ने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है। पल पल अवतरित होती सामग्री बाल मन को बहला ही नहीं, भटका भी रही है। और हर तरह के रंग के लिए इस सामग्री में रमे बच्चों के मन को अब कोई हिदायत बर्दाश्त नहीं है। अभिभावक की सहज सलाह भी स्वीकार नहीं है। आखिर कैसे बच्चों का मन तकनीक के तारों में इतना उलझ गया है, वास्तविकता से नाता ही टूट गया है। क्यों हंसते खिलखिलाते बच्चों के खेल भी तकनीकी दुनिया तक सिमट गए हैं। कैसे उनका मन मस्तिष्क आभासी संसार में इतना डूब गया है कि जीवन ही पीछे छूट रहा है। और आप देखें, हाल ही में राजस्थान के कोटा में मां के मोबाइल फोन छीनने से व्यथित 7वीं कक्षा की बच्ची ने आत्महत्या कर ली। मां ने बेटी को केवल इतना ही कहा कि कुछ पढ़ाई कर लो, फिर उसका मोबाइल छीन लिया। थोड़ी देर बाद बार बार आवाज लगाने पर भी उत्तर नहीं मिला तो जाकर देखा बिटिया पंखे से झूलती नजर आई। यह बेहद तकलीफदेह है। और एक अभिभावक और बच्चे की इतनी सहज सी बातचीत भी जीवन का साथ छोड़ने की वजह बन गई। माँ से मिली जरूरी समझाइश को भी बच्चे ने सकारात्मक ढंग से ही नहीं लिया। और आप देखिए, विडंबना है कि बाल मन पर अधिकार जमा कर बैठे इस तकनीक की माध्यमों ने मासूमियत ही नहीं, समझ भी छीन ली है। और इनके पैर में फंसे किसी बच्चे द्वारा आत्मघाती कदम उठा लेने का यह पहला मामला नहीं है। कुछ समय पहले पंजाब के जलंधर के एक 17 वर्षीय बच्चे को परिवार ने पबजी गेम खेलने से मना किया तो उसने भी ऐसा ही कदम उठा लिया। 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मोबाइल खेल खेलने से रोकने पर नाराज बच्चे ने इंद्रावती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। पिछले महीने मध्य प्रदेश के जबलपुर में मोबाइल पर गेम खेलने से रोकने पर 9वीं की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। गौरतलब है कि इन घटनाओं में बच्चे तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर भर नहीं कर रहे हैं, उनका मन मस्तिष्क इन खेलों को खेलने के व्यसन का शिकार भी हो चुका है। WHO, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर कब हुई थी बताइए? 7 अप्रैल 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। तो WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज रपट में मोबाइल गेम की लत को एक डिसऑर्डर माना है। निसंदेह यह मन मस्तिष्क के अस्त व्यस्त होने की स्थिति ही है। और बड़ों की जगहों की सलाह समझाइश मानने के बजाय बच्चे ऐसे खौफनाक कदम उठा रहे हैं। चिंताजनक यह भी कि अभिभावकों के लिए बच्चों को इस मनस्थिति से बाहर निकालना बड़ी समस्या बना गया है। और माता पिता स्वयं भय में रहते हैं। यह डर बाल मन की नापसमझी के चलते आत्मघाती कदम उठा लेने का ही नहीं, बच्चों की आपराधिक गतिविधियों को प्रवृत्त होने का भी है। ऑनलाइन गेम में पैसे गंवाने या फिर ठगी का शिकार होने पर बच्चे अपराध करने से भी नहीं चूक रहे हैं। और आप देखेंगे कि नई पीढ़ी के लिए सहूलियत बनने के बजाय तकनीक आत्महत्या, अपहरण और हत्या जैसे दर्दनाक वाक्यों को अंजाम देने का कारण बन गई है। हम उम्र बच्चों को डराकर पैसे लेने, अपने साथियों को ब्लैकमेल करने, घरों में चोरी करने, झूठ बोलने, पढ़ाई में पिछड़ने और जैसी कई समस्याओं तो खेल के नाम पर ऑनलाइन संसार में खोए रहने के कारण ही पैदा हो रही हैं। खासकर मोबाइल पर गेम खेलने की आजकल मोबाइल पर गेम खेलने के मामले काफ़ी हो रहे हैं। खेलने की आप देखते हैं कि आदत ने बाल मन के हर पहलू पर दुष्प्रभाव डाला है। इतना ही नहीं, यह आवासीय व्यस्तता बच्चों का स्वास्थ्य खराब कर रही है। एकाग्रता के अलावा बच्चों की बाल सुलभ रचनात्मकता भी खो रही है। खेलकूद का समय भी स्क्रीन में ताकते हुए कट रहा है। गेमिंग की वजह से शारीरिक गतिविधियां घटी हैं। छोटे छोटे बच्चों को मोटापा, आलस और अनिद्रा की समस्याएं घेर रही हैं। ऑनलाइन गेम खेलते हुए एकटक मोबाइल स्क्रीन पर देखने के कारण मायोपिया यानी दूर की नज़र कमजोर हो रही है। एम्स के चिकित्सकों के अनुसार हमारे यहाँ 2050 तक 40 से 45% बच्चे मायोपिया का शिकार हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण बच्चों का स्क्रीन समय बढ़ना है। इंटरनेशनल चाइल्ड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा समय बिताने वाले बच्चों में सामाजिकता खत्म हो जाती है। अपराध करने और असहज मानवीय अनुभूतियों तक को समझने के बजाय दुस्साहसी कदम उठाने वाले बच्चों के बढ़ते उदाहरण इन्हीं बातों को पुख्ता करते हैं। दरअसल कोविड काल में तकनीक की पढ़ाई जारी रखने का माध्यम बनी थी और सिमटी सहमी जिंदगी के उस दौर में
अभिभावकों के लिए किसी बच्चों को मोबाइल उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया था। उन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई होने से बच्चों में स्मार्टफोन का चलन तो तेजी से बढ़ा, पर परिस्थितियां सामान्य होने के बाद भी बच्चे उन उपकरणों के आभासी संसार से बाहर नहीं आ पाए और बहुत से बच्चों के लिए मोबाइल जरूरत नहीं लत बन गया है। आज बिना काम के भी बच्चे 4-5 घंटे मोबाइल देखने में लगा रहे हैं। महानगरों में ही नहीं, गांव में भी बच्चे इनकी गिरफ्त में हैं। यह स्थिति आने जाने जाने उन्हें कामुक सामग्री देखने से लेकर आपराधिक प्रवृत्ति अपनाने तक ले जा रही है। नतीजतन बच्चों की दिनचर्या अब बच्चों सी नहीं रही। खेलने कूदने, पढ़ने लिखने, हंसने खिलाने वाले मेलजोल से जुड़ी गतिविधियों से दूर आज बच्चों का संसार पूरी तरह बदल गया है और बच्चों कि इस बदलती दुनिया में अभिभावकों का समय रहते चेतना आवश्यक है। बच्चों और बड़ों के बीच नियमित संवाद जरूरी है। घर का माहौल बदलना और माता पिता का भी स्मार्टफोन की चकाचौंध से दूर रहना सबसे पहला कदम है। मोबाइल फोन की लत के शिकार बच्चों को धीरे धीरे संयम के साथ सहज जीवन की ओर मोड़ना होता है। देखने में आता है कि छोटे छोटे बच्चों की जिद पर अभिभावक स्वयं ही फोन थमा देते हैं। इस तरह बच्चों को व्यस्त रखने का तरीका आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाता है। बीते दिनों फ्रांस में स्नायु विज्ञानी, मनोविज्ञान वैज्ञानिक और अन्य विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि बच्चों को 13 वर्ष की उम्र तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। साथ ही 18 वर्ष की उम्र तक सोशल मीडिया मंचों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। समझना मुश्किल नहीं है कि तकनीक के इस जाल में उलझने से बचाने की बात हो या फिर उलझने की बाद फिर सहज जीवन से जोड़ने का पहलू, दोनों मोर्चों पर माता पिता का सहमत और समझ भरा बर्ताव बच्चों का जीवन सहेज सकता है। सजग सुनिश्चित प्रयासों के बजाय रोक टोक भर करने का व्यवहार कई बार भयानक हादसों का कारण बन जाता है। और एक बात आप लोगों ने भी देखा होगा कि आजकल माँ बाप अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजों में एडमिशन करवा देते हैं, अच्छी कोचिंग दिला देते हैं, लेकिन अब अपने बच्चों से टाइम बिताने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। और आपने देखा घर में भी माँ बाप आते हैं तो मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं उससे मतलब ही नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था कि इस तरह की जितनी भी दुर्घटनाएं हो जा रही बच्चों के साथ, बच्चे कर दे रहे हैं, तो उनका माँ बाप से जब पूछा जाता है कि आपको नहीं मालूम था, आपने बच्चों से नहीं, बोले यार हमें टाइम नहीं था बच्चों पर ध्यान देने का, हम व्यस्त रहते हैं, इसलिए हमें मालूम ही नहीं था हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो हर हाल में बच्चों के साथ टाइम बिताइए, उन्हें समझाइए और सही रास्ते दिखाते रहिए। मोबाइल एक बीमारी की तरह है, देखिए लत लग गई तो बड़ा, हम लोग भी देख लीजिए, हम लोग भी एडिक्ट ही हैं। आप सोचिए कि एक दिन अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो ऐसा लगता है दुनिया खत्म हो गई। आप खुद सोच के देखिए। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है संपादकीय पाठ की, आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके लिए कोई मेरे लिए कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, ईमानदारी से मेहनत करिए और पढ़िए। धन्यवाद।